हेलो एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज अगेन हम आज के ही न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के करंट अफेयर्स जो है ना थोड़े से कंटेंट हेवी होने वाले हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट ना अब मैं कहूँगी आपको कि एक पेपर या कॉपी लेकर उसके ऊपर आप नोट्स को नोट डाउन करते रहें। अगर आपके पास पेपर का एक्सेस है तो उसके अंदर भी मार्क कर सकते हैं, बट ऑल टुगेदर मैं आपको बताऊं तो नोट्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है एट द एंड मोमेंट्स, राइट। सो अब पैटर्न वही रहता है कि हम पहले करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद MCQs को डिस्कस करते हैं एंड देन उसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। आंसर की डिटेल के लिए आप लिंक को फॉलो करते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई होती है, राइट। सो आज के लिए शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जिनका 2026 का अटेम्प्ट है या 2025 में अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया है, नो नीड टू वरी, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर सर्टन फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड, वन ऑफ देम बीइंग डिसिप्लिन एंड देन परसिस्टेंस, राइट। तो आपके साथ साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत डबल होगी तभी हम आपको इतना पुश कर सकते हैं कि आप सुबह उठ के ये वीडियोस देख सकें, कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकें, राइट। सो बढ़ते रहना आगे आपका काम रहता है, पेपर निकले ना निकले, बट देयर विल बी समथिंग गुड दैट विल बी हैपनिंग टू यू बाय द एंड ऑफ द टाइम, राइट। अगर कुछ अच्छी एंडिंग नहीं हुई है डज नॉट मीन इट इज़ द एंडिंग। तो बार बार आपको हासिल करना पड़ेगा इन लाइफ टू अचीव समथिंग और द अदर, राइट। ए बात नहीं तो बी बात आपको पक्का ही पक्का यहाँ पर मिलेगा, है ना। बस अब उम्मीद मत छोड़ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उसी उम्मीद को आगे लेते हुए हम पहला करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ना वही रिपीटेटिव चीज़ आ रही है कि साइप्रस और क्रोएशिया, ठीक है, कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं क्रोएशिया और साइप्रस जाएंगे एंड साथ में ही कनाडा भी जाने वाले हैं, राइट। सो अब मेजर पॉइंट यही है कि साइप्रस वो पहले जाएंगे G7 के समिट से पहले एंड क्रोएशिया वो वापसी पे यानी कि आते हुए वापस से आएंगे, ठीक है। सो इसका मेजर एस्पेक्ट आपको जानने की यहाँ पर यही ज़रूरत है कि साइप्रस ही क्यों पहले जा रहे हैं, कि लास्ट टाइम 2002 में वाजपेयी जी गए थे, उसके बाद से कोई भी प्रधानमंत्री साइप्रस नहीं गया है, राइट। एंड यहाँ पर आपको लिंकेजेस ड्रॉ करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि साइप्रस लोकेटेड कहाँ है, मैप के अकॉर्डिंगली वो कहाँ पे लोकेटेड है। हालांकि जो सवाल है उसके बाद जो आंसर आपके पास आएगा उसके रिगार्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सी सीज है, अगर आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड है तो कौन सी सी उसके अराउंड है या एक ही सी उसके अराउंड है, ठीक है। सो अब मेजर से पॉइंटर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नथिंग न्यू इन दिस, कि साइप्रस और क्रोएशिया जा रहे हैं 2002 के बाद। अब कोई प्रधानमंत्री इंडिया से साइप्रस जा रहा है। वन ऑफ द मेजर रीजंस जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि कश्मीर के मुद्दे पे भी उन्होंने हमें हेल्प करने के लिए, हेल्प भी किया, सपोर्ट किया है इंटरनेशनल लेवल पे। अब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ यानी कि पहलगाम अटैक हुआ, उन्होंने कंडेम भी किया और इंडिया को सपोर्ट भी किया। एंड इंडिया का जो स्ट्राइक बैक था ऑपरेशन सिंदूर, उसके लिए भी साइप्रस इंडिया के लिए यहाँ पे खड़ा रहा था। वॉट इज इन इट फॉर साइप्रस, साइप्रस के लिए यहाँ पे क्यों है कि वो इंडिया को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। वन ऑफ द मेजर रीजंस बीइंग कि टर्की के बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में है, टर्की के साथ उनके रिलेशन शुरू से ही अच्छे नहीं रहे हैं, एनेक्स भी कर लिया था कुछ नॉर्थ वाला रीजन साइप्रस का टर्की ने, राइट। सो ये सारे मेजर पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अब इंडिया की सपोर्ट भी साइप्रस चाह रहा होगा। इंडिया ने भी मल्टीपल टाइम साइप्रस को सपोर्ट यहाँ पर किया है, दो नॉट एक्सप्लिसिटली बट यहाँ पर सपोर्ट रही है। सो अब साइप्रस के साथ टाइज बेटर करने हैं क्योंकि टर्की वाला मुद्दा इंडिया के लिए आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर एक दिक्कत बन के सामने आ रहा है। सेकेंड रीजन बीइंग कि यूरोपियन यूनियन की जो काउंसिल है, जो आफ्टर एवरी 6 months रोटेट होती रहती है, उसकी यहाँ पर चेयरमैनशिप कह सकते हो साइप्रस के पास आएगी 2026 ऑनवर्ड्स, राइट। तो स्ट्रेटेजिकली ये सब कुछ प्लान किया जा रहा है। अब यूरोपियन यूनियन में आप देखें तो जयशंकर जी अभी फ्रांस भी होकर आए हैं, तो सभी अब चीज़ों को आप इंटरकनेक्ट करके यहाँ पे देखेंगे तो ये जियोपॉलिटिकली भी या इनफैक्ट हमारे डिप्लोमेटिक लेवल्स पे भी बहुत यहाँ पर काम चल रहा है। नथिंग एल्स इन दिस न्यूज़, बस ये कुछ पॉइंटर्स है, आप नोट डाउन कर लेना। सवाल देखते हैं कि साइप्रस विल चेयर द यूरोपियन यूनियन काउंसिल इन द लेटर पार्ट ऑफ 2025। इसका आंसर मैं आपको भी बता चुकी हूँ, राइट। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। कैपिटल ऑफ साइप्रस इज निकोसिया, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। साइप्रस इज एन आइलैंड नेशन इन द मेडिटेरेनियन सी, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। तो कितनी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हुई, 2 स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हुई, बट आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है ए ऑप्शन ओनली 1। तो यहाँ मैप देख लीजिए कि साइप्रस है, ठीक है, यहाँ टर्की है। सो टर्की की वजह से हम सबसे बड़ी बात ये मेडिटेरेनियन सी है सारी की सारी, ठीक है। सो अब इसीलिए इंडिया को या इंडिया की सपोर्ट भी साइप्रस चाहेगा एंड साइप्रस विल बी अ मेजर, यू कैन से अ ब्रेक थ्रू फॉर इंडिया टू टैकल टर्की समहाउ, है ना। तो एंड सबसे बड़ी बात जो आईमैक है हमारा,
ठीक है। आईमैक के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था कि जो आईमैक है उसके लिए भी आप कह सकते हो एक इंपॉर्टेंट रूट बनेगा साइप्रस। तो इसी की वजह से एवरीथिंग हैज़ बीन स्ट्रेटेजिकली प्लान बाय द गवर्नमेंट एंड उसी के अकॉर्डिंगली अब प्रोसेस चल रहा है, काम कर रहा है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। कितना आगे फ्रूटफुल होगा या नहीं वो आने वाला टाइम ही बताएगा, मैं भी अपडेट देती रहूँगी। इनकेस अगर आपको भी कोई अपडेट मिलती है ना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आई ऑलवेज रीड द कमेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर द लव दैट यू हैव गिवन अस। सो होपफुली ये चीज़ और आगे सपोर्टिव रहेगी आपकी साइड से। तो चलो, ये सारा इसका रीज़न था, है ना। साइप्रस स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है मेडिटेरेनियन सी के लिए। सो अकॉर्डिंगली ट्रेड कैरी आउट करना आसान हो जाएगा इंडिया के लिए। आईमैक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये काउंट करता है। नेक्स्ट, एआई जो हमारा एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ, राइट, अब उसके अंदर जो जितने भी लोग हैं, ओनली 1 पैसेंजर सर्वाइव्ड, बाकी जितने लोग हैं दे वर बर्न्ड इमीडिएटली, क्योंकि अभी टेक ऑफ किया ही था प्लेन, तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल उसके अंदर था, तो एकदम से वो ब्लास्ट होता है एंड एवरीबडी ऑलमोस्ट डाइड, है ना। ऑलमोस्ट क्या, दे डाइड। सो अब उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए यूज़ किया जाता है। तो डीएनए में भी देयर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट आर रिक्वायर्ड। एक ही तरह का प्रोसेस तो नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स भी होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की यहाँ पे फैमिली नहीं होती, कोई हो सकता है कि सिंगल व्यक्ति भी हो, राइट। सो उनकी लीनेज से कैसे आप उसको डीएनए का एनालिसिस करेंगे, तो इस न्यूज़ के अंदर आपको बेसिक्स आइडिया यही दिया गया है कि 4 तरह के प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू यहाँ पे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वन ऑफ देम बीइंग, जो मेजरली यूज़ किया जाता है, दैट इज शॉर्ट टैंडम रिपीट एनालिसिस। तो शॉर्ट टैंडम रिपीट एनालिसिस होता है कि हर एक की जो आप कह सकते हो कि बेसिस होते हैं, है ना, वो अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं, दैट मेक्स द डीएनए यूनिक, राइट। सो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्ट्रैंड्स को रिपीटेडली प्लेस किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दैट अब जो भी व्यक्ति है वहाँ से अब आप कह सकते हो, जैसे सपोज समबडी डाइड, राइट, तो उसके वो डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। अब डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए सॉफ्ट टिश्यूज़ और हार्ड टिश्यूज़ भी होते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज़ जो होते हैं वो जल्दी यहाँ पर गल जाते हैं, ठीक है। हार्ड टिश्यूज़, बीट बोन्स, आपके टीथ, आपका हेयर, वो जल्दी यहाँ पे गलते नहीं है, है ना। सो दे डू नॉट डिकम्पोज ईजिली। प्लस उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स कौन से और रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें इसको और ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो डीएनए प्रिजर्वेशन आसान हो जाती है, वेराज अगर ह्यूमिड क्लाइमेट ज़्यादा है जैसे आजकल के टाइम पे है तो डीएनए डिकम्पोजिशन ज़्यादा होती है, तो काम जो है वो एट अ क्विकर लेवल यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसके बाद डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद फ्रीज कर दिया जाता है, या कह सकते हो कि दे हैव बीन प्रिजर्व्ड इन -20 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो उसके बाद अब जो एसटीआर टेक्निक हमारे पास होती है, उसके अंदर जो व्यक्ति है जिसकी डेथ हुई है एंड उसकी कोई इमीडिएट फैमिली अगर साथ में होती है तो ठीक है, तो एसटीआर तभी यूज़ किया जाता है एंड सबसे ज़्यादा कारगर यही है। तो रिपीटेड स्ट्रैंड्स को अरेंज किया जाता है एंड द पर्सन हु इज़ द फैमिली और किन ऑफ द पर्सन, डायरेक्ट पर्सनल किन, है ना, यहाँ पे 1-2 जनरेशन ऊपर नीचे एज इन कि या तो अगर फादर की डेथ हुई है तो उनके फादर या फिर उनका बेटा या बेटी, ठीक है। सो ऑफ स्प्रिंग्स के लिए तो डायरेक्ट रिलेशंस में ये यूज़ किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली डीएनए एनालिसिस करके 50% से ज़्यादा अगर यहाँ पे मैच करता है डीएनए तो दैट पर्सन बिलोंग्स टू दैट, तो डेड बॉडी उसी के अकॉर्डिंग दे दी जाती है। सेकेंड प्रोसेस होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए एनालिसिस। तो हर एक बॉडी में, हर एक की बॉडी में ऑफकोर्स सेल के अंदर हम जब ऑर्गेनालीज पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर काम क्या होता है हमारा, ठीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, वैसे तो एनर्जी के लिए होता है, बट चलो ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हर एक के बॉडी में होता है, सेल्स के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके ऊपर भी प्रोटीन्स यहाँ पर होते हैं एंड दीज प्रोटीन्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द जीन्स, ठीक है, क्योंकि सेल का पार्ट है। सो अब उसी से रिकग्नाइज किया जाता है। सो सिमिलर तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको भी सेल की एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाली, चलो आंसर मैंने आपको दे ही दिया, ठीक है। मल्टीपल कॉपीज जो है इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर डीएनए की उसके ऊपर भी प्रेजेंट होती है, तो रिकग्नाइज करने के लिए एक ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यही यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन मदर से लेकर उसके बच्चों तक, ठीक है। पहले वाले केस में आपको नेक्स्ट टू किन जो होता है नियरेस्ट, यहाँ पे मदर से चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो मदर के केस में अगर आप यहाँ पे ग्रैंड मदर को ले सकते हैं, नानी हो गई आपकी, ठीक है, आपकी पड़नानी हो गई या आपकी मदर हो गई इन केस समवन डाइड, है ना। तो अकॉर्डिंगली वहाँ से मैटरनल साइड से ज़्यादातर देखा जाता है। देन हम वाई क्रोमोजोम एनालिसिस की बात करते हैं, तो ये मेल्स के लिए होता है। एक्स एंड एक्स क्रोमोजोम होता है फीमेल के अंदर, एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है मेल्स के अंदर। तो अब मेल किन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है ना, जिसकी अब इमीडिएट फैमिली अगर एग्जिस्ट नहीं करती, अगर आई नहीं है डीएनए सैंपल देने के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सबसे ज़्यादा कम यूज़ होता है हमारे पास सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, एनालिसिस। तो इसके अकॉर्डिंगली कोई भी व्यक्ति जो अब आपकी जनरेशन का है
उसको यूज़ किया जाता है या उसका डीएनए जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो अब उसको हाईली डिग्रेडेड डीएनएस के लिए भी यूज़ किया जाता है। मैंने कहा ना प्रिजर्वेशन ज़रूरी है, बट हाईली डिग्रेडेड डीएनए जब एग्जिस्ट करता है, ईजिली मेकआउट आप नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, जनरेशन को फॉलो करोगे ना। सो उसी से तरीके से जनरेशन के बेसिस पे यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है, बट इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वैसे शॉर्ट टैंडम रिपीट एनालिसिस, राइट। सो ये डीएनए के ऊपर आपको सारी चीज़ें बताई गई। देन सवाल यही है, अब ये सवाल जो है ना, अब आप बोलोगे नहीं, अगर आपकी प्रिपरेशन हुई है और आपने पहले अटेम्प्ट दिया हुआ है तो ये आंसर आप गलत नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी से सवाल पूछा गया है। पहला है डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। Second, backbone of a polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphates. Right? Which of the following statements above is or are correct? तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। यहाँ पर डीएनए एसिडिक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस होती है फॉस्फेट्स एंड शुगर्स की। ठीक है, अब उसी वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए बेसिकली प्रेजेंट होता है ना, अब हम सेल ऑर्गेनालीज को बनाते हैं, सो अकॉर्डिंगली, है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रिजर्व्ड होता है। सो उसी के अकॉर्डिंगली एसिडिक सब्सटेंस क्यों हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट्स की वजह से। सेकेंड, दे आर द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्योंकि अब वो बैकबोन कैसे है, डीएनए अपने आप में ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, क्योंकि वो बनता ही किससे, शुगर और फॉस्फेट से है, तो सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट होगी। एसिडिक है, अब ये डीएनए की ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं बेसिकली, जिसके ऊपर आपसे सवाल पूछ लिया गया, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, बैकबोन ये एग्जैक्टली मैंने एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया है। एसिडिक सब्सटेंस है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स इन द स्ट्रक्चर। देन बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जैसे डीएनए या आरएनए जो है वो ऑल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट सब्सटेंसेस के थ्रू बनता है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ग्रुपिंग हो जाती है न्यूक्लियोटाइड की, एंड ये कॉम्पोनेंट जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू आपस में मिल जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली बॉन्ड्स बनाते हैं, क्रिएटिंग अ कॉन्टिन्यूस शुगर फॉस्फेट बैकबोन, राइट। तो अब हम चेन बना के चलते हैं एक तरह से इसके अंदर भी, जो हमारा जेनेटिक्स का पार्ट बन जाता है। देन वॉर इन द मिडिल ईस्ट, व्हाट नेक्स्ट। अब यही चीज़ हम डिस्कस करते रहे बार बार कि ईरान एंड इजराइल के आपस में अब लड़ाई शुरू हो गई। पहले ईरान ने स्ट्राइक किया, फिर इजराइल ने स्ट्राइक किया, फिर दोबारा ईरान ने यहाँ पर इजराइल के ऊपर स्ट्राइक किया। बट देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड जो आपको समझना होगा यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर ईरान की जो वीकनेसेस हैं वो दिख गई हैं, क्योंकि ईरान ने जब स्ट्राइक बैक किया इजराइल के ऊपर, देयर वाज नो पर्टिकुलर यू कैन से डैमेज जो कि अब इक्विवेलेंट टू दैट नहीं हो सकता किसी भी केस में जो इजराइल ने कॉज किया ईरान के ऊपर, राइट। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अभी ज़्यादातर हार्म नहीं हुई हैं, बट वन ऑफ देम वाज जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारे जो यूरेनियम है एनरिचमेंट के लिए, वो वाली साइड को यहाँ पे उन्होंने हार्म किया, राइट। सो अब उसके अलावा जब इजराइल है, ऑन द अदर हैंड इट हैज़ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड, तो इजराइल चाहे तो वो ईरान को ख़त्म भी कर सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं की जाएगी। वन ऑफ द रीजंस बीइंग कि ईरान को ना फिलहाल इजराइल चाहता है कि वो अटोमिक जो नेचर है ना ईरान का, अटोमिक जो एनर्जी वो अपने पास कंजर्व करके बैठा है, या जो न्यूक्लियर सब्सटेंसेस अपने पास यहाँ पर लीगली यहाँ पर रख कर बैठा है, उसको किसी तरीके से ईरान से निकाला जा सके। बट दैट वोंट बी पॉसिबल, क्योंकि अब अगेन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, बीइंग इट यूएसए ऑल्सो, उनके ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो कि उनका पैसा बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगा हुआ है, प्लस उनकी अपने आप में ही यहाँ पर जो लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या जितने भी ग्रुप्स हैं उनके साथ ऑलरेडी सीज फायर हुआ है। सो एरियाज़ वेयर द यूएस ऑफिशियल्स रिजाइड, वहाँ पर सीज फायर है इस चीज़ की कि वहाँ पे किसी तरह का अटैक नहीं होगा ईरान के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेसेज इन ईरान, राइट। सो विच इज़ अगेन इट इन इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, है ना। तो यहाँ पर ईरान ने जब स्ट्राइक बैक तो किया, बट उसके बाद इजराइल की तरफ से जब स्ट्राइक बैक आया, राइट, तो उससे पहले उन्होंने यूएसए के साथ ईरान ने बोला कि हमें वी वांट टॉक्स विद यू, डिप्लोमेटिक टॉक्स के बेसिस पे वो सैंक्शंस रिमूव चाहता है अब, है ना। तो एक तरह से विक्टिम कार्ड यहाँ पे ईरान प्ले कर रहा है, वेराज इजराइल को भी अगेन अब यूएसए छोड़ नहीं सकता, ठीक है, एक पावर है भाई। तो उस केस में अगर आप डिप्लोमेटिकली देखें तो यूएसए का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन मेंटेनिंग दैट काइंड ऑफ सीज फायर, राइट। सो इन दैट केस अब यूएसए का रोल यहाँ पर यही रहेगा कि किसी तरीके से ईरान को भी कंट्रोल किया जा सके एंड इजराइल को भी कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो उसमें मेजर फैक्टर जो है प्ले रोल करेगा कि इजराइल और यूएसए के जो टाइज हैं दे आर मच मोर यू कैन से एट अ बेटर लेवल एज कम्पेयर टू ईरान, ठीक है। तो ईरान का जो है यहाँ पर नुकसान होना
थोड़ा सा लग रहा है ज़्यादा वाला पॉइंट है, क्योंकि अब मेजर रीज़न वही है कि इस्लामिक स्टेट्स हैं एंड आसपास की जितनी इस्लामिक स्टेट्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे सपोर्ट दे दिया है ईरान को। सो इस चीज़ को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं ना, कि रिलीजन शुड नॉट बी अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन यहाँ पर, कि आप डेवलपमेंट के नाम पे, अब बाकी सारी चीज़ों के नाम पे यहाँ पे मुद्दा कीजिए, बट ये एक कोई रीज़न नहीं है कि आप वॉर कर रहे हैं, है ना। सो उसी चीज़ों को लेकर अब माना जा रहा है कि ईरान में भी जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, एक स्पेशल चीज़ ये भी निकल के आई कि इतना ज़्यादा सैचुरेटेड है ईरान की पॉपुलेशन कि वहाँ पे आए दिन स्पाइस घूमते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनली कुछ ईरान कर देगा और वो चीज़ पहुंचेगी नहीं। तो इंटेलिजेंस जो है बाकी कंट्रीज़ की ईरान में काफ़ी एक्टिव है। सो एज अ रिजल्ट अब ईरान के केस में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है टू देम, राइट। इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे न्यूज़ में, नथिंग दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड बिफोर, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट सराउंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। वही एक चीज़ हमने वही डिस्कस की थी ना कि प्राइस ऑयल जो है, ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि केप ऑफ गुड होप के थ्रू होकर जाना पड़ेगा तो डबल प्राइसेस हो जाएंगे एंड ऑल दैट। तो उस चीज़ के लिए भी दे वांटेड कि हाँ इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि सभी का जो ट्रेड है एट द एंड सब है तो कंट्रीज बिजनेस ही कंडक्ट कराने में इंटरेस्टेड है ना, तभी तो बहुत, नहीं तो आए दिन लड़ाई हो जाती। सो अब इस केस में अब चाइना क्या कर रहा है, जब हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो बिजनेस कंडक्ट करने की बात कर रहा है, मोनोपोली बना दी है हमने, चलो अब लगा देते हैं अब यूएसए को। अब हमारे साथ प्रॉब्लम भी अगर होती है तो डिप्लोमेटिक लेवल्स पे या ट्रेड लेवल्स पे हम क्यों ना उसके ऊपर जोर लगाएं, है ना, कि बंद ही कर देते हैं सप्लाई। सो उसी तरीके से काम चलता है, सभी कंट्रीज को अपनी बिजनेस कंडक्ट करना होता है तो बिजनेस को पहले देख के सब चलते हैं, लड़ाइयाँ तो आपस में चलती रहती है बहुत सारे मुद्दों को लेकर। सो सेम केस यहाँ पे ईरान में आएगा, क्योंकि यूएसए एंड बाकी कंट्रीज का भी पैसा लगा है ठीक है न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने के लिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट सराउंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, राइट। ओमान, इजराइल, ईरान एंड यूएई। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल, राइट। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, देन यहाँ पे ओमान आ रहा है, आपका यूएई आ रहा है, ईरान आ रहा है। वेराज अगर हम बात कर रहे हैं इजराइल की तो अपर साइड पे आ जाता है ना, तो यहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इंडिया के लिए यही अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दिक्कत बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडिया के केस में हमने देखा कि इराक से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से हम तेल तो लेते ही हैं, अब जो अब एक्सपोर्ट अगर होना भी है यहाँ से तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आएगा। यहाँ पे अगर दिक्कत है तो प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी, है ना। बट हालांकि ये चीज़ न्यूज़ में स्पेसिफाई भी की गई थी कि ईरान 80 to 85% से ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्लोज नहीं कर सकता, उसके पास इतना राइट्स नहीं है ना। बट 80 to 85% में भी आप देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ऑटोमेटिकली। सो इसी तरीके जो है काम चलता रहता है। देन सेंटर्स रैशनल बिहाइंड मनरेगा स्पेंडिंग कैप। तो बेसिकली ना क्या किया है सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये चीज़ बोली गई है कि 60% जो मनरेगा का पैसा हर साल सरकार देती है ना, वो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में आप कैप कर दीजिए कि 60% से ज़्यादा जो बजट हर एक स्टेट को एलोकेट हुआ है उसके ऊपर आप खर्चा नहीं करेंगे अगर आपके पास डिमांड आती है तो भी। द रीज़न बीइंग कि पिछले 1-2 सालों से सरकार ये नोटिस कर रही है कि जो 100% पैसा, जिसमें मेजरली कर्नाटका लीड कर रही है यहाँ पे, कि 100% पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार यहाँ पे सैंक्शन करती है थ्रू नरेगा, वो पहले ही हाफ में गवर्नमेंट जो है वो बजट उड़ा देती है, स्टेट गवर्नमेंट्स। सो इन दैट केस अब बाकी लोगों को इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर अगर पैसे देने होते हैं नरेगा के लिए, वो सर सेंटर से इनको दोबारा से पैसे देने पड़ते हैं, जिस वजह से लॉसेज हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। उन्होंने तो ये रीजनिंग दी है ना, तो उन्होंने कैप कर दिया कि 60% से ज़्यादा पैसा फॉर द फर्स्ट हाफ आप नहीं देंगे, नहीं सैंक्शन करेंगे, बीट अगर आपके पास कोई डिमांड लेके भी आता है। बट यहाँ पर मेजर पॉइंट जो आ रहा है, मुद्दे में आ रहा है कि कोई क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट इफ अगर वो एक्सीड हो जाता है या डिमांड अगर आती है, आप उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे नहीं देंगे, या अगर वो कैप जो है अगर हम हटा के खुद से भी कर रहे हो तो उसमें सरकार पैसा बाद में देगी या नहीं देगी, कि अपने बारे में सोच रहे हो। किसी तरह की क्लैरिटी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं प्रोवाइड की गई है। सो ऑल टुगेदर एक चीज़ यहाँ पर और निकल के आती है, देयर विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक केस, स्वराज अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रतलाम वर्सेस श्री वरीचंद, देन पश्चिम बंगाल खेत मजदूरी समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये ऐसे 3 केसेस हैं। इसके अकॉर्डिंगली ना यहाँ पर उन्होंने आर्टिकल 21 को इन्वोक करते हुए कहा है कि मनरेगा को एक स्टैट्यूटरी राइट की तरह बताया गया, क्योंकि मनरेगा एक्ट 2006 के तहत इसको बनाया गया है, 2005 के तहत इसको बनाया गया है, राइट। सो अब उसके अकॉर्डिंगली आपको ये राइट मिला है, स्टैट्यूटरी राइट मिला है कि अगर आप 100 दिन काम कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, राइट। एंड इमीडिएट पेमेंट की यहाँ पे बात की गई है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट सरकार जो है इस चीज़ को गोलमोल नहीं कर सकती यहाँ पर। तो ये केस लॉज हमारे पास हैं कि आर्टिकल 21 को एक तरह से नेगेटिव राइट की तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि इट इज़ योर स्टैट्यूटरी राइट, दैट इज कि आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी ही मिलेगी,
तो अब इस तरीके से सरकार के कॉन्ट्रवेंशन में ये चीज़ आ जाती है, तो सरकार क्या करेगी, तो केस लॉ स्पेसिफाई ये किया जाएगा, ठीक है, कि टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑन डिमांड यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। सो आर्टिकल 21 में जहाँ पे आपको फ्री विल यहाँ पर गिवन है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको एक तरह से राइट भी मिल जाता है ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, राइट। तो ऐसे जो है चीज़ें सिचुएशंस भी अराइज हो जाती हैं। सो अब ये कैपिंग की बात हो रही थी, तो विद रिस्पेक्ट टू नरेगा अगर हम देखें, सवाल पूछते हैं कि एमजी नरेगा इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अंडर नरेगा स्टेट गवर्नमेंट्स वर डायरेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर जॉब्स विद इन 6 months, राइट। विच ऑफ द एलिमेंट्स अबव इज आर करेक्ट। यानी कि इस स्टेटमेंट में ना बेसिक मीनिंग आप ये लगा लीजिए, आई गिव यू क्लैरिफिकेशन, कि जब नरेगा अप्लाई हुआ था, सो विद रिस्पेक्ट टू दैट 2005 में पास हुआ, तो 2006 में जब ये एप्लीकेबल हुआ था, तो विद इन 6 months क्या सरकार ने ये बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या ये एक्ट जो है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अब विद इन 6 months नरेगा के लिए जॉब एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, राइट। अभी के सिनारियो के बेसिस पे अगर हम देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इनिशियली जो अगर हम एक्ट देखते हैं उसके अंदर इट वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन द स्टेट ऑफ JNK, बट अभी ये एप्लीकेबल है क्योंकि धीरे धीरे फेजेस में ये चीज़ों को खोला गया, राइट। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि 370 के तहत अब UTs बना दिए गए, देन है ना, अकॉर्डिंगली विद रिस्पेक्ट टू दैट JNK भी इसका पार्ट बन जाता है। एंड हमारे पास जो सेक्शन 4 है नरेगा एक्ट का, उसने यही बोला कि गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय नोटिफिकेशन मेक अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग नॉट लेस देन 100 days ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज कवर्ड अंडर द स्कीम, राइट। तो ये चीज़ों को यहाँ पर बताया गया। Then next, early food price data suggests June CPI inflation may fall further to 2.2 to 2.1%. तो अब इसको ना आप यहाँ पर लिंकेज ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमारे पास अब डेटा आया था कि फूड कंजम्पशन जो है इंडिया के अंदर कम हो गई है, एंड वही पैसा जो है अब किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर लगा रहे हैं, राइट। एजुकेशन, बेटर हेल्थ, इन सब चीज़ों के ऊपर लगा रहे हैं। तो अब CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है, इट इज़ सेड टू बी कि वो अमाउंट जो है वो धीरे धीरे वो जो नंबर है वो कम हो रहा है, ठीक है। सो अब इसी के अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन विद रिस्पेक्ट टू CPI अगर हम देख सकते हैं, या CPI इन्फ्लेशन अगर हम देखें, तो दैट विल फॉल बिटवीन द रेंज ऑफ 2 to 6% जो RBI ने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था। नथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए RBI का क्या रोल है इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अकॉर्डिंगली, CPI क्या होता है, WPI क्या होता है, CPI इन्फ्लेशन क्या होता है, एंड ये बढ़ कैसे रही है, कम कैसे हो रही है। तो बढ़ तो कंजम्पशन के बेसिस पे ही हो रही है ना। बेसिकली अब आइडिया यही है कि सरकार जो एक बास्केट बनाती है, उसके अंदर आपके मेजर जो है कंज्यूमर्स के पैटर्न्स को नोटिस करते हुए मैक्रो लेवल पे सर्टन एंट्रीज डालती है, ठीक है। वो एंट्रीज का एक परसेंटेज होता है जो वेरी करता है टाइम बाय टाइम, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द कंज्यूमर पैटर्न्स। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट उस बास्केट के अंदर एक तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि पैसा किसके ऊपर ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, ठीक है। सो उसी के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वो कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, इसके अकॉर्डिंगली प्राइसेस क्या रहेंगे, राइट। सो अब सवाल यही आपको वो बास्केट से पूछ लिया गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कि CPI एंड देयर वेटेजेस इन द CPI बास्केट। तो इसके लिए आप डेली या आप कह सकते हो वीकली लेवल पे या मंथली लेवल पे ना 1 या 2 बार जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, साइट पे कि हाउसिंग 10.07% अकाउंट कर रहा है, देन फ्यूल एंड लाइट 3.56%, ऑयल एंड फैट 6.84। सो हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, ओनली 1 इज करेक्टली मैच, दैट इज हाउसिंग, ठीक है। बाकी इन दोनों का यहाँ पर अदला बदली कर दी गई थी। तो इसी तरीके से ना बाकी सारे जितनी भी एंट्रीज हैं उनका देख सकते हैं कि मिसलेनियस में कौन सी चीज़ें पहले तो काउंट हो रही हैं, हाउसिंग के अंदर कितना है आपका, देन आपका फुटवेयर में कितना है, क्लोथिंग में कितना पैसा खर्च हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। देन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, वही रिपीटेड चीज़ यहाँ पर बताई गई है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंट्री जो बताई गई है वो है फोर्स मेजोर को लेकर। ये फोर्स मेजोर को लेकर क्या है, फोर्स मेजोर इज बेसिकली कि हम बोल रहे हैं ना सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रही है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बाइंडिंग है उन कंपनीज के ऊपर जिन्होंने सरकार को काम करके देना है इंडिया के अंदर, है ना। कुछ ऐसे काम सरकारी भी होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्चुअली बाइंडिंग है, बट सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रही है अगर, तो इन दैट केस कंपनीज के पास अगर सप्लाई ही नहीं आ रही है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, तो वहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट कैसे बनाकर दे सकते हैं, है ना। तो डेडलाइन अगर आपको सपोज कीजिए 30th तक की है, बट आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, है ना। तो अब उस केस में आप फोर्स जो मेजोरे है वो आप अप्लाई करवा सकते हैं, कोर्ट में जाके बोल सकते
सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें जो है अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शन हो चुकी है वर्ल्ड लेवल पे, एंड हमें अगर सप्लाई प्रोवाइड कर दी जाए तो हम जो हमारी एक्सटेंशन है वो कर दी जाए बेसिकली, है ना, कि जो 30th की डेट है हम इतने नहीं, हम इतने में करके दे सकते हैं, या जब तक सप्लाई चेन डिसरप्शन चल रही है तब तक हमारा जो ये वाली डेट है ये बाइंडिंग नहीं होगी कॉन्ट्रैक्चुअली हमारे ऊपर, दैट इज इट। इसके अलावा फोर्स मेजॉर और कुछ नहीं होता। तो कंपनीज आर एक्चुअली में फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा घाटा। सो यहाँ पर घाटा भी क्या, प्रोडक्शन में डिलेज हो जाएंगी। देन यहाँ पर ना 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस टेबल, कि कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो किस चीज़ में यूज़ होता है, इसको आप सेव कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, सबसे इंपॉर्टेंटली कि टॉप 5 कंट्रीज जिनके पास रिजर्व कौन सी हैं, एंड टॉप 5 कंट्रीज प्रोडक्शन में। तो अगर मैं आपको पूछूँ, इंडिया स्टैंड्स 3rd विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व्स, तो दैट विल बी करेक्ट। When I say कि India stands 5th in terms of production of rare earth elements, that will be correct, right? तो ये डाटा जो है आप सेव कर लेना अपने पास, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों टेबल, ठीक है, ऑल टुगेदर आप अपने पास इसका डेटा रखना। सवाल यही है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड देयर यूजेस: स्कैंडियम सुपर अलॉयज, सेरियम कैटलिस्ट, लैंथेनम ऑप्टिकल ग्लासेस। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं। तो ये इमेज जो है वीडियो को पॉज करके सेव भी कर सकते हैं, एंड बाकी जो पिछला डाटा था छोटा सा वो मैंने आपको बता दिया था, राइट। सो सिंपल सा सवाल था ये। देन CAG टू डिप्लॉय AI फॉर फास्टर ऑडिट। CAG क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात हो रही है, ऑडिटिंग एट द नेशनल लेवल, राइट। तो अब हमने ये न्यूज़ पहले देखी थी कि जल जीवन मिशन या जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च की है उनका अब आफ्टर अ सर्टेन लेवल एक तरह से ऑडिटिंग वहाँ पे होनी होती है। बट जल जीवन मिशन के केस में या नरेगा के केस में, चलो नरेगा का पहले भी हो गया होगा, बट जल जीवन मिशन के केस में जितनी भी सरकार ने इतनी इनिशिएटिव्स निकाले, स्कीम्स निकाले, उनके केस में ऑडिट डिले इसलिए हुआ था कि जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए या ऑडिट के लिए देयर नीड्स टू बी कि सर्टन लेवल ऑफ बजट जो है वो अमाउंट पास होना चाहिए। उसके बाद ही आप देखोगे ना कि एक्चुअली में डायरीज जो है वो क्लीन है या नहीं, बैलेंस शीट क्लीन है या नहीं। सो उसी के अकॉर्डिंगली CAG ने अब देखा कि हमारे पास तो काम बहुत ज़्यादा एकदम से सडनली बढ़ गया है, तो अब हम AI को डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि इतना सारा काम ऑलरेडी हमारे पास है कि हमें स्कीम्स को भी मॉनिटर करना है, देन स्टेट्स के भी हमने डिफरेंट लेवल्स पे ऑडिट्स को कंडक्ट करवाना है। नथिंग एल्स इन दिस न्यूज़, राइट। तो अब सवाल देखते हैं, CAG एंड हिज रोल्स आर लेड इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Then a resolution to remove the CAG needs to be passed by a 2/3 majority of either Lok Sabha or Rajya Sabha. Which of the statements above is or are correct? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2. ठीक है, अब CAG का पार्ट 5 में गिवन है, पार्ट 6 के अंदर आपका नहीं गिवन है. देन आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको ये बोलता है कि CAG जो है वो अब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उनके रिमूवल की बात, अपॉइंटमेंट उनकी प्रेसिडेंट करेंगे एंड उनका रिमूवल होगा सिमिलर टू दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट, ऑन द ग्राउंड्स लाइक जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हमने अभी इम्पीचमेंट की बात रिसेंटली ही डिस्कस की है ना, कि 50 प्रपोजल्स जो हैं होने चाहिए रेजोल्यूशन को पास करने के लिए राज्यसभा में, या 100 प्रपोजल्स होने चाहिए इन द लोकसभा. देन उसके बाद कमेटी बनती है, कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसको 2/3 मेजोरिटी पास करती है एंड अकॉर्डिंगली हमारा जो है रेजोल्यूशन टू रिमूव द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज पास हो जाता है. तो सिमिलर तरीके से अगर ये होगा तो उसी तरीके से तो वही होगा ना, तो थोड़ा घुमाया हुआ ये सवाल था. देन नेक्स्ट, वाटर फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन यूनिट्स, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी जब मैंने कहा था आपको कि डिसल्फराइजेशन के लिए अभी सरकार ने बोला है कि जो सिर्फ 10 किलोमीटर्स की रेडियस के अंदर विद इन द सिटी पड़ते हैं हमारे जो कोल प्रोडक्शन एरियाज जितने भी विद रिस्पेक्ट टू कोल थर्मो प्लांट्स, है ना, थर्मल प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू कोल थर्मल प्लांट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर फ्लू गैस के लिए डिसल्फराइजेशन यूनिट्स की लगाने की जरूरत है ना. तो उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है. तो बेसिकली अब चिमनीज है उसके अंदर वो डिसल्फराइजेशन के लिए हमारे पास एक यूनिट को इंस्टॉल कर दिया जाता है ताकि जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, बीट सल्फर या कार्बन से रिलेटेड, देन नाइट्रोजन से रिलेटेड थोड़ी बहुत, या जो फ्लू गैस जिसको हम ऑल टुगेदर बोलते हैं, वो रिलीज ना हो. अगर वो हो रही हैं तो उसको कैप्चर कर लिया जाए ताकि प्रॉपर तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं इन द लेटर फ्यूचर, है ना. तो इसी चीज़ के ऊपर हमने डिस्कशन की थी. बट अब थोड़ी सी नई एंट्री यहाँ पर आई है. पहले वो वाला इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, अब ये द हिंदू का आर्टिकल है. उन्होंने बोला कि 3 तरह के जो है ये हम लगा सकते हैं FGD सिस्टम्स. पहला होता है आपका ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन मेथड, जिसके अंदर अगर आप पाउडर सॉर्बेंट डाल देते हैं, यानी कि लाइमस्टोन को ऐड कर दिया जाता है आपके FGD सिस्टम के अंदर. अब वो क्या करेगा, फ्लू गैस से जितनी भी चीज़ें उनके साथ रिएक्ट करेगा. उसके बाद क्या होगा, SO2 के साथ रिएक्ट करने के बाद ये अब कंपोनेंट जो है इसको
हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन या फैब्रिक फिल्टर जिसको बोलते हैं उसके थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरा आपके पास होता है लाइमस्टोन ट्रीटमेंट मेथड। इससे क्या होगा, लाइमस्टोन SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसको एज ए स्लरी रिलीज कर दिया जाता है इन द वाटर बॉडीज। तीसरा आता है सी वाटर ट्रीटमेंट, जिससे अब क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं लोकेटेड नियर द कोस्टल एरियाज उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कहा जाएगा SO2 फ्रॉम, कहा भी क्या जाएगा, वहाँ पर रिलीज कर दी जाएगी SO2। सो अब वो सल्फर से क्या होता है, प्रमोट करता है ग्रोथ इन द प्लांट्स, तो सल्फर जो है उसके अंदर रिलीज कर दी जाएगी। बाद में जो पानी है अगेन इन द फॉर्म ऑफ स्लरी या वाटरिश फॉर्म में होगा वो, तो मरीन एरियाज़ के आसपास उसको वहाँ पे प्लांट्स में या जितने भी हमारे पास वेजिटेशन है वहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा, SO2 एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेटर दैट वाटर विल बी डिस्चार्ज इन द वाटर बॉडीज वेयर इट बिलोंग्स, राइट। इसके अलावा इसके अंदर और कोई चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई है। फ्लू गैस क्या होती है, उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन फ्लू गैस, सो इसका करेक्ट आंसर आपको इजीली पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मीथेन। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, देन अगेन हमारे पास वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, एवरीथिंग, या पार्टिकुलेट मैटर की 2.5 या 10 की बात करते हैं वो रिलीज होता है। देन वाई हैव स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रूल्स बीन रिलैक्सड, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमारे पास क्या है, अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो जोन्स हैं जो विद इन द कंट्री यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब विद इन द कंट्री अगर उनको बनाया गया है तो वो एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए ही बनाए गए हैं। तो अब सर्टन रूल्स जो हैं इनके अमेंड किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि अगेन उनकी भी शॉर्टेज देखने को मिल रही है ना। तो कौन से रूल्स हैं, 3 अमेंडमेंट्स जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। इन रूल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आए गए हैं। पहला है रूल 5 को हटा दिया गया है, जो साइज बेसिकली रिड्यूस किया गया है, कि इनिशियली बोला गया था 50 हेक्टेयर्स का साइज आपके पास होना चाहिए था फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स फैक्ट्री, बट अब वो रिड्यूस कर दिया गया है टू 10 हेक्टेयर्स। सेकंड आती है आपकी अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू रूल 7 कि जो बोर्ड का अप्रूवल है फॉर SEZ टू रिलैक्स कंडीशन के, अब वो लैंड इनकम्बरेंस फ्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब इनिशियली बोला जा रहा था कि जो आपका लैंड है वो प्रॉपर आपका ही होना चाहिए। जो 50 एकड़ का लैंड था, 50 हेक्टेयर्स का लैंड था आपके पास, वो सारा का सारा किसी भी तरह के लीगल पचड़े में नहीं फंसना चाहिए था, फंसा हुआ होना चाहिए था, अब उसको भी हटा दिया गया है। तीसरा रूल जो आपका हटाया गया है कि SEZ जो है वो अब यूनिट सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को डोमेस्टिकली सप्लाई कर सकती है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ना इनिशियली बनाए ही सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पस के लिए गए थे, ठीक है, बट अब जो है इस चीज़ को भी, इस रूल को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, SEZ क्या होते हैं, ट्वीक्स क्या होते हैं, वो अप्रूव कर दिए गए हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है जितनी आ गई है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ नोटिफाइड SEZs in India as of now are 350. Exports from SEZs as of March 2025 accounts for $172.28 billion. Which of the statements above is are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट जो है स्टेटमेंट हमारी 350 नहीं है, ये देख लेते हैं कि अब दैट इज समवेयर हमारी जो नंबर ऑफ नोटिफाइड एरियाज है वो 368 है। देन एक्सपोर्ट्स जो है हमारे 172.28 बिलियन एज ऑफ मार्च 2025, ये भी गवर्नमेंट का डेटा है। देन नेपाल सेंड्स पावर टू बांग्लादेश वाया इंडिया, तो अब लास्ट कह सकते हैं 2024 के अंदर अक्टूबर में हमारे पास एक एग्रीमेंट, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ था बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया के बीच में कि सप्लाई करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नेपाल सप्लाई करेगा बस ग्रिड इंडिया के यूज़ करेगा, ठीक है, टू सप्लाई बांग्लादेश। सो अब ये कौन सा है, 400 kV का मुजफ्फरापुर, बहरामपुर एंड भेरमरा जो ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ करते हुए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मुजफ्फरपुर, बहरामपुर, भेरामेरा ट्रांसमिशन लाइन की ड्यूरेशन जो है वो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट की वो 6 years है, या एग्रीमेंट जो है इसको साइन किया गया था 2023 में, तो 2024 में था, ये तो मैं आपको बता चुकी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो 6 years नहीं, वैसे ये 5 साल की हमारे पास एग्रीमेंट हुआ है तीनों कंट्रीज़ के बीच में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी वो भी इनकरेक्ट हो जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन कुछ एडिशनल ऐसे करंट अफेयर्स है जिन पे आप सवाल यहाँ पर बना तो सकते थे, बट मैं ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि इसरो ने पहले सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च टेस्ट किया है पेलोड के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो मेजर रीजन बीइंग कि श्रीहरिकोटा के ऊपर अगेन बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना, तो अब ऑल्टरनेटिव साइट्स पे हमें यूज़ करनी है, तो यूपी में जिसको यूज़ किया गया, रॉकेट लॉन्चिंग टेस्ट हुआ था, तो अराउंड 1.5 किलोमीटर पेलोड को लेकर वी हैव सीन कि सैटेलाइट को लॉन्च करता हुआ प्रोसेस जो है विद इन द एटमॉस्फेयर, अभी धीरे धीरे स्टेजेस पे इसको डेवलप करेंगे ना। सो इसरो ने वो टेस्ट कर लिया है एंड आने वाले लेटर हाफ ऑफ द
ईयर में एक ऐसा ही टेस्ट जो है, या आप कह सकते हैं एक तरह का कंपटीशन सरकार यहाँ पे कंडक्ट कराएगी उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि इंटरेस्टेड है इन दिस स्पेस रिसर्च। अब यहाँ पर पंजाब के लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पैडी फार्मिंग क्यों नहीं हो रही है, कि पैडी फार्मिंग के अलावा भी सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिकली अप्लाइंग कि आप मिक्स क्रॉपिंग कीजिए, या आप पैडी को हटाकर बाकी सारी क्रॉप्स को यहाँ पर उगाना शुरू कीजिए। मेजरली उसमें मेज़ उगाने की बात की जा रही है, बट जो लोग हैं वहाँ के, जो फार्मर्स हैं, दे आर बेसिकली ट्राइंग कि वो पैडी को ही ग्रो करें। इसके पीछे का रीज़न यही है कि MSP उनको मिल रही है ना, प्रोक्योरमेंट के बेसिस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है। सेकेंडली जो अब फर्टिलाइजर्स हैं, क्योंकि अब हमें पता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती है तो उससे क्या हो रहा है कि एक ही तरह के मिनरल्स जो है एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको रिजुविनेट नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो अब उस वजह से सरकार ने जो है ऑपोजिट तरीके से क्या किया हुआ है कि अब MSP तो मिला ही है, दूसरी चीज़ यही है कि जो फर्टिलाइजर्स है जो कि न्यूट्रिएंट्स को वापस से रिप्लेनिश कर सकते हैं, उसका ओवर यूज़ भी हो रहा है और उसको सब्सिडाइज रेट पे पंजाब में मिल रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ कि अब जो यूनिट्स फ्री मिल रहे हैं पंजाब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के, तो फार्मर क्यों चाहेगा, क्योंकि उसको ईजिली अगर प्रोक्योरमेंट मिल रही है राइस की, तो वो क्यों किसी भी तरह की मिक्स क्रॉपिंग में यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, है ना। मेज़ को अगर उगाते हैं तो वहाँ पे प्रोक्योरमेंट का कोई रीज़न नहीं बनता है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर देख के सरकार चाहती है कि ये चीज़ को किया जा सके, बट वो चीज़ अप्लाई यहाँ पर नहीं हो रही है, राइट। तो आज के करंट अफेयर्स यही थे। तो इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2026, तो हमारा एक बैच ऑन गोइंग है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिमिलर इन द केस ऑफ टेस्ट सीरीज़, कि अगर आप चाहते हैं 2026 की टेस्ट सीरीज़ में इनरोल होना, तो यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बी अ पार्ट ऑफ स्लीपी क्लासेस फैमिली। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।